जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी के एक बयान पर। तेहरान के अंदर दोस्तों दुनिया के मुस्लिम वर्ल्ड को संबोधित करते हुए अयातुल्लाह अली खामेनी ने मुस्लिम वर्ल्ड से कहा कि अब वो समय आ गया है जब पूरे मुस्लिमों को एक होकर के इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान फिर से एक बार इजराइल पर मिसाइल अटैक कर सकता है। तो दोस्तों, इसी बयान पर पूरा वीडियो केंद्रित होने वाला है और साथ ही इस वीडियो के अंदर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि यदि इजराइल और ईरान का फुल फ्लेजेड वार होता है जिसमें ईरान के नेतृत्व में कई अरब कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे और इजराइल के साथ होगा जो है पूरा वेस्टर्न एलाइज यानी कि नेटो ग्रुप के सारे मेंबर इजराइल के साथ होंगे अमेरिका के नेतृत्व में, तो आखिर बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना और दुनिया में एक बड़ी विभीषिका छाएगी और ये नतीजा वर्ल्ड वार तक भी जा सकता है अगर अतिशयोक्ति नहीं कहा जाए तो। साथ ही दोस्तों, इस नतीजे के बाद हम दोनों देशों के एलाइज के साथ साथ सबसे पहले हम इजराइल और ईरान के मिलिट्री कंपैरिजन पर चर्चा करेंगे। देखेंगे एयरफोर्स के अंदर क्या कुछ है, थल सेनाएं कितनी हैं और जल सेनाओं में इनके कितना दम है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही ये हम समझने का प्रयास करते हैं कि यदि इजराइल और ईरान का युद्ध होता है तो वो किन किन मोर्चों पर लड़ा जाएगा। तो दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है ये वीडियो और वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को थोड़ा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार लेबनान और इजराइल वॉर और ये पूरे मध्य पूर्व के कॉन्फ्लिक्ट को लगातार कवर कर रहे हैं और इस चैनल पर लगातार एक एक खबरें इन युद्धों से, इन संघर्षों से संबंधित मैं लेकर के आ रहा हूं। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करूंगा। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की कटिंग आपकी स्क्रीन पर है और इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर आपको स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ दिख रहा है वही बयान जो मैंने अभी पढ़ा। साथ ही दोस्तों, खामेनी ने यहां पर देखिए, खामेनी तेहरान के अंदर जो है, जो कि ईरान की राजधानी है, वहां पर जुम्मे की नमाज के अवसर पर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक हाथ में राइफल की नली थाम करके जो है संबोधित कर रहे हैं और कह क्या रहे हैं। खामेनी ने कहा कि इजराइल को हराने के लिए मुस्लिम देश साथ आए। कहा इजराइल पर हमास का हमला जायज था, जो हमास ने अक्टूबर में इजराइल पर हमला किया था और वहां पर कई मासूमों को बड़े ही बेरहमी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था। और हमास, यदि आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि फिलिस्तीनी ग्रुप जो है, एक है फिलिस्तीन का एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कि फिलिस्तीन की आजादी की डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, इस हमले को भी खामेनी ने जायज ठहराया, जो कि बहुत ही ब्रूटल कत्ल किया गया था वहां पर इजरायलियों का। अब देखें आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, देखते हैं। अज्ञात स्थान पर नसरुल्लाह का शव चुपचाप दफन किया गया। तो नसरुल्लाह के प्रति सम्मान जताने के लिए तेहरान की ग्रांड मुसल्ला मस्जिद में दसियों हजार पुरुष व महिलाएं नमाज में शामिल हुए। मस्जिद में फलस्तीन के झंडे व नसरुल्लाह के पोस्टर लगाए गए। जिस समय खामेनी के नेतृत्व में तेहरान में नमाज पढ़ी जा रही थी, उसी समय अज्ञात स्थान पर नसरुल्लाह को शिया रीति रिवाज से दफनाया जा रहा था। इजराइल के हमले के अंदेशे से इस प्रक्रिया को गुप्त रखा गया। उन्होंने सोचा कि इजराइल कहीं जो है दफनाने वक्त भी हमला नहीं करे। अब दोस्तों, नसरुल्लाह कौन है ये मैं बार बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पर बता दूं कि लेबनानी बेस एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, जिसकी अपनी खुद की आर्मी है, खुद की सरकार चलाते हैं वो लोग और लेबनान के दक्षिणी हिस्से में शासन करते हैं। उन्हीं का, हिजबुल्लाह का जो चीफ था वही था नसरुल्लाह, जिसे 3 दिन पहले इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक के अंदर मार दिया था। उसके बाद उस एयर स्ट्राइक के जवाब में, नसरुल्लाह की मौत के जवाब में, ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। हालांकि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग था कि सभी मिसाइलों के हमलों को हवा में ही उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब फिर से जो है इजराइल पर हमला करने की बात जो है ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं। यदि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर कोई बात कर रहे हैं तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ईरान के हायरार्की में, अगर शासन के हायरार्की में देखेंगे तो टॉप पर एक धार्मिक नेता बैठता है जो इस समय जो है अयातुल्लाह अली खामेनी है। उसके बाद वहां का राष्ट्रपति आता है, फिर वहां की सेनाएं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक क्या सिनारियो है वो भी समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा इस न्यूज़पेपर की कटिंग को हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ईरान ने इजराइल के साथ जंग में पीछे न हटने का ऐलान कर दिया। सर्वोच्च नेता
खामनेई ने कहा जरूरत पड़ने पर इजराइल पर फिर से हमला किया जाएगा। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले को जायज ठहराया, कहा अपनी धरती की रक्षा का अधिकार सभी को है। सोचिए, खामनेई ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए मुस्लिमों से एकजुट होने का आह्वान किया, कहा जब आप एकजुट होंगे तो अल्लाह आपके साथ होगा और आप दुश्मन पर जीत दर्ज कर पाएंगे। खामनेई ने जंग में अफगानिस्तान का खास तौर से सहयोग मांगा। ठीक है, और बाएं हाथ में राइफल की नली थामे खामनेई ने जुमे की नमाज के बाद तकरीर में हिजबुल्लाह प्रमुख रहे हसन नसरुल्लाह को ऐसा रत्न बताया जिसने अपनी शख्सियत केवल लेबनान में ही नहीं बल्कि पश्चिमी एशिया और दुनिया में भी बनाई। कहा कि उनके विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कहा ईरान और उसके सहयोगियों के नेताओं की लगातार हत्याओं के बावजूद हम पीछे नहीं हटेंगे और इसराइल के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। बांटो और राज करो की नीति को विफल करते हुए हम लड़ते रहेंगे। साथ ही बेरूत पर रात भर बमबारी हुई, इसका हम आगे जो है एक अदर न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो आई होप दोस्तों आपको अभी तक की सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस न्यूज़पेपर के कटिंग के अंदर है कि बेरूत पर रात भर बमबारी, सैफुद्दीन के मरने की चर्चा। देखिए इस समय इजराइल और लेबनान का युद्ध छिड़ा हुआ है। मुख्य रूप से लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह जो वहां का आप उग्रवादी संगठन या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बोल सकते हैं वो है, और मैं अपनी तरफ से इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि एक बार हिजबुल्लाह को मैंने आतंकवादी संगठन बोल दिया था तो कोई मुस्लिम भाई जो है हर्ट हो गए थे और उन्होंने मुझे भला बुरा कहा था। हालांकि बाद में मैंने अपने वक्तव्यों के द्वारा उनको संतुष्ट जरूर किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन सभी बातों के दौरान किसी का जो सेंटिमेंट है वो हर्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई मेरी बात गलत निकल रही है तो उसको कृपया अन्यथा नहीं लें। ठीक है, यहाँ पर देखिए इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाके मारे। हिजबुल्लाह का दावा 17 इजरायली सैनिक भी मारे गए। देखिए सैफुद्दीन के मरने की चर्चा। सैफुद्दीन कौन है? हिजबुल्लाह का प्रमुख था हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह की एयर स्ट्राइक के अंदर डेथ के बाद सैफुद्दीन के हिजबुल्लाह हेड बनने की बात चल रही थी और तभी जो है इजराइल ने एक हमला करके जो है सैफुद्दीन को भी मौत के घाट उतार दिया है। यदि इजराइल ने जो है क्लेम किया है कि सैफुद्दीन को मारा है तो निश्चित तौर पर मारा होगा, क्योंकि हसन नसरुल्लाह को भी मारा उसके बाद क्लेम किया। तब लोगों को पहले तो हिजबुल्लाह मानने से इनकार कर रहा था कि लेबनान के अंदर इजरायली आर्मी भी नहीं घुसी है, लेकिन फिर जब हमले होने लगे लगातार तब जो है उसने इस चीज को माना। तो हिजबुल्लाह जल्दी कोई बात मानता नहीं, लेकिन हाँ जब शव सामने आता है तो जरूर बात को मानना पड़ता है। तो आई होप आपको यहाँ चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, हिजबुल्लाह प्रमुख बनने के सबसे बड़ा दावेदार था हासन सैफुद्दीन। ठीक है, और गाजा में इजराइल के ताजा हमलों में 29 लोग मारे गए। यमन में भी हवाई हमले जो है इजराइल के लड़ाकू विमान ने किया। ठीक है, यहाँ पर यमन में हाउती विद्रोही जो है इजराइल के ऊपर मिसाइल और ड्रोन से अटैक करते रहते हैं, जो कि हाउती कौन है? ईरान के प्रॉक्सी हैं। ईरान हाउतियों को हथियार और गोला बारूद प्रोवाइड कराता रहता है, ट्रेनिंग वगैरह, ताकि वो इजराइल पर हमला कर सके। तो इसी तरह से ईरान कई प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके इजराइल के ऊपर अटैक करवाता रहता है। जैसे यमन के अंदर आप हाउती विद्रोही को ले सकते हैं, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को ले सकते हैं और फिलिस्तीन में हमास को ले सकते हैं। ये सभी तीनों एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों को प्रॉक्सी मानता है अपना ईरान, और इनको गोला बारूद दे करके इजराइल पर हमले करवाता है। तो आई होप यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अब आपको अगर इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ करके आगे बढ़ जाइए। दोस्तों यहाँ पर मैं हमेशा से एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की कटिंग भी अपने साथ रखता हूँ जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर की होती है। यदि मैं हिंदी के न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग के अंदर चीजें कवर नहीं कर पाता हूं तभी मैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर को डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पर आई होप हिंदी के न्यूज़पेपर के अंदर काफी कुछ कवर हो गया होगा, इसलिए मैं जो है मुझे समझ में आ रहा है कि इस न्यूज़पेपर की कटिंग को डिस्कस करना आवश्यक नहीं है। आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए और उसके बाद आगे बढ़िए। इस कटिंग के अंदर भी वही सारी बातें हैं जो मैं अभी हिंदी के अंदर जस्ट आपको बता चुका हूं। यदि मैं इसको रिपीट करता हूं तो आपके लिए ये सेशन जो है बोरिंग जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, यानी कि रोकिए, पढ़िए, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ चलिए। दोस्तों यहाँ पर जिस बात के लिए पूरी लड़ाई चल रही है उसी पर जो है एक हमने यहाँ पर एक सेक्शन आपको प्रोवाइड कर रखा है। चाहे तो आप वीडियो को आराम से पॉज कीजिए और आराम से पढ़ सकते हैं इजराइल कब बना, और इजराइल के बनने से लेकर के आज तक जो है इजराइल के आसपास के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं इजराइल पर क्यों हमला करते रहते हैं। यहाँ पर जब आप पढ़ लेंगे ये चीज तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पर बगल में आपको इजराइल का जो मैप है वो यहाँ पर दिख रहा है। ये पूरी इजराइल की भूमि है, ठीक है, माउंट मेरोन तक। और यहाँ पर रेड सी के अंदर एक बे पड़ती है, खाड़ी, वहां पर इजराइल जो है अपना जल क्षेत्र जो है साझा करता है। और यहाँ पर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है
वेस्ट बैंक डेड सी, और ये वेस्ट बैंक वाला इलाका दोस्तों फिलिस्तीनियों के कब्जे में है, और गाजा स्ट्रिप भी फिलिस्तीनी संगठन जो है हमास के कब्जे में है, हमास के कब्जे में है। और हमास ने यहीं पर दोस्तों इजराइल के अंदर, इजराइल के लोग जब एक पार्टी कर रहे थे तो 7 अक्टूबर को यहाँ पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, जो कि बहुत ही दर्दनाक कांड हुआ था। उसी के जवाब में इजराइल ने पूरा ऑपरेशन करके हमास को लगभग लगभग खत्म कर दिया, और यहाँ पर अब फिलिस्तीनी बस्तियां रह गई हैं। ठीक है, हालांकि हैं गाजा स्ट्रिप के अंदर भी, लेकिन अब वहां पर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब जो है इजराइल बढ़ चला है उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ लेबनान है। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हिजबुल्लाह नाम का एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लेबनान की तरफ से यहाँ पर शासन करता है, और उसने इजराइल को खत्म करने की कसम खाते ही जो है, यानी कि उनके स्थापना का मकसद ही था इजराइल का खात्मा, इसलिए जो है दोनों के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। और इजराइल ने लगभग लगभग लेबनान के हिजबुल्लाह समूह के भी टॉप लीडर को 2 महीने के अंदर खत्म कर चुका है, तो हमास भी लगभग लगभग निपट ही चुका है। ठीक है, सीरिया और लेबनान और ईरान के बीच, इजराइल के बीच जो है गोलन हाइट्स नाम का एक थोड़ा पहाड़ी हिस्सा विवादित है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको मैप जो है इजराइल का क्लियर हो गया होगा, और ये कहानी आप पढ़ लेंगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों हमेशा से अपने वीडियो सेशन के अंदर मैं संबंधित विषय और क्षेत्र से संबंधित जो मैप है वो मैं डिस्कस जरूर करता हूं। तो आपके स्क्रीन पर जो मैप दिख रहा है मेनली मिडिल ईस्ट का मैप है। ठीक है, मिडिल ईस्ट के मैप के अंदर हम उन मुख्य स्थानों की चर्चा करेंगे जो इस समय इस विषय के से संबंधित हैं। तो यहाँ पर ये वाली जगह आपको इजराइल दिखेगी यहाँ पर, और यहाँ पर ये अगर यहाँ से काट दिया जाए तो उत्तर में इजराइल के लेबनान दिखेगा। यहाँ पर आपको जो है स्पष्ट है, और ये वाली लाइन थोड़ा सा मिटा देता हूं। हाँ ठीक है, ओके, यहाँ पर ये इरेज हो गया, और आपको उत्तर में जो है लेबनान हो गया, दक्षिण में इजराइल, जो कि अभी जूम करके मैप भी मैं आपको दिखा चुका हूं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और यहाँ पर है ईरान, और ईरान जो है अपने प्रॉक्सी ग्रुप यमन में हाउथी विद्रोही, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक हिस्सा है यहाँ पर वेस्ट बैंक, और यहाँ पर छोटा सा हिस्सा है गाजा स्ट्रिप, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के माध्यम से इन तीनों ग्रुपों को, इन तीनों एक्सट्रीम संगठनों को जो है अपना प्रॉक्सी बनाकर ईरान जो है इजराइल पर हमले करवाता रहता है। लेकिन अब ईरान जो है अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का एक नेता जैसा फील करता है, नेता जैसा समझता है, इसलिए बड़ा जरूरी हो गया जब हसन नसरुल्लाह यानी कि हिजबुल्लाह के चीफ को इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके मारा, तो ईरान को अपनी सुपीरियरिटी जो है साबित करनी थी। इसीलिए इसने यहां से 200 मिसाइलों से हमला करके जो है इजराइल के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इजराइल और साथ ही सऊदी अरब और जॉर्डन ने जो है अपने अपने अधिकार क्षेत्र में उड़ रही ईरान के मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके हवा में खत्म कर दिया। साथ ही कुछ जो इजराइल पहुंची, वहां इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इतने ताकतवर हैं कि इन मिसाइलों को हवा में ही मार दिया गया। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इजराइल के दक्षिणी हिस्से में नेगेव डेजर्ट है। नेगेव डेजर्ट में स्थित एक इजरायली एयर बेस पर कुछ मिसाइलों से हिट किया गया, तो 1-2 एयरक्राफ्ट और जो हैंगर होते हैं एयरक्राफ्ट के, वहां पर थोड़ा बहुत डैमेज जरूर हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। ईरान की राजधानी तेहरान यहाँ पर है। तेहरान के अंदर बैठ करके ईरान के सुप्रीम कमांडर ने फिर से इजराइल को एक बार हमला करने का जो है धमकी दे दिया। इसीलिए ये वीडियो हम दोस्तों रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आइए इस मैप को समझने के बाद अब हम मिलिट्री कंपैरिजन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि यदि ईरान और इजराइल के अंदर युद्ध हो जाता है तो आखिर होगा क्या। अब देखिए यहाँ पर ईरान के पास और इजराइल के पास, यहाँ पर आप इजराइल देख पा रहे हैं, एक मिनट बदल लेता हूं पेन, हाँ यहाँ पर आप इजराइल देख पा रहे हैं और यहाँ पर है ईरान। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 2500 किलोमीटर है। अब 2500 किलोमीटर दूरी तक मार करना है तो इनका जो ग्राउंड अटैक वाला सिस्टम है यानी कि थल सेना का काम यहीं पर खत्म हो जाता है। थल सेना लड़ेगी नहीं। अब जल सेना, मान लीजिए ईरान के पास जल क्षेत्र है लेकिन हम इजराइल यहां से जाकर के यहां तो लड़ेगा नहीं, तो ये जल वाला भी ऑप्शन जो है लगभग लगभग आप खत्म कर दीजिए। अब बचता है वायु का ऑप्शन यानी कि एयर का, एयर फोर्स का ऑप्शन। तो मेन लड़ाई जो इजराइल और ईरान के बीच लड़ी जाएगी वो 2 ही फ्रंट पर लड़ी जाएगी। या तो ईरान अपने प्रॉक्सीज यमन में हाउथी
लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास के माध्यम से लड़ाई करेगा इजराइल से, या तो फिर एयरफोर्स के माध्यम से। ठीक है, तो मेनली बचता है एयरफोर्स ही, क्योंकि प्रॉक्सीज का तो कमर तोड़ दिया है इजराइल ने। और साथ ही यमन में जो हाउथी विद्रोही हैं, रेड सी और गल्फ ऑफ ओमान के अंदर खड़े जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका और ब्रिटेन के हैं, उन्होंने लगातार एयर स्ट्राइक कर करके काफी हाउथीज को मार गिराया है। और साथ ही सऊदी अरब भी जो है इन पश्चिमी देशों के सपोर्ट में रहता है, तो सऊदी अरब भी यमन के अंदर जो हाउथी विद्रोही हैं उनको मारता रहता है। तो मेन जो ऑप्शन बचता है ईरान और इजराइल में युद्ध का, तो वो सिर्फ होता है एयरफोर्स के थ्रू। अब एयरफोर्स के थ्रू क्या क्या माध्यम है दोनों देशों के पास, इसी की चर्चा आइए हम करते हैं। दोस्तों अब यहाँ स्क्रीन पर आपको इजराइल और ईरान के मिलिट्री कंपैरिजन दिख रहे होंगे। अब इन दोनों के मिलिट्री कंपैरिजन पर आइए थोड़ा सा जो है हम अच्छे से प्रकाश डालते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग हमने लगाई है, ये ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग है, सिप्री की रिपोर्ट के भी इसमें इनपुट्स हैं। देखेंगे कि इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में सेनाओं के माध्यम से, सेनाओं के तुलना में कहां-कहां खड़े हुए हैं। यदि इजराइल की बात करें, यहाँ इस तरफ इजराइल का होगा, इस तरफ ईरान का, दोनों के लीडर्स हैं, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। इजराइल अपने सेनाओं पर कुल खर्च करता है 23.41 बिलियन डॉलर, ये बिलियंस में है, अब समझ लीजिए। और ईरान अपनी सेनाओं पर खर्च करता है 6.85 बिलियन डॉलर। अब सोचिए कि 23 कहां और कहां 6, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4 गुना जो है ज्यादा बजट इजराइल की सेनाओं का होता है ईरान के कंपैरिजन में। तो सैन्य बजट के मामले में तो धराशायी हो गया ईरान। अब आइए एक्टिव पर्सनल के मामले में देखेंगे, तो ईरान बड़ा क्षेत्र है और बड़ी जनसंख्या, तो इनके लगभग 6 लाख के आसपास इनकी आर्मी है। और इजराइल के पास देखें तो महज लगभग 1.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा आप मान सकते हैं इनकी पूरी जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ है, टोटल तीनों सेनाओं को मिलाकर के ये बात की जा रही है। ठीक है, अब आएंगे मेन बैटल टैंक के अंदर, तो ईरान का क्षेत्र बड़ा होने के बावजूद भी सिर्फ 4070 टैंक है इनके पास, और इजराइल का आप देखेंगे तो 2200 टैंक लेकर रखा है इजराइल ने। तो हालांकि यहां से इन दोनों की लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर आएंगे एयरफोर्स के मामले में, तो यही मेन लड़ाई इन दोनों की होनी है। तो 334 एयरक्राफ्ट रखा है किसने, ईरान ने, इतना बड़ा देश होने के बावजूद, और वहीं इजराइल ने 339 एयरक्राफ्ट रखे हैं, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है ईरान के कंपैरिजन में दोस्तों। और यहां पर F-35S लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझते हैं, F-35 दुनिया का अब तक का सबसे एडवांस 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो कि इजराइल के पास 50 की संख्या में है, और जरूरत पड़ने पर इन्हें अमेरिका और भी प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ईरान के पास नहीं है। अब यही मेन है जो इन युद्धक परिस्थितियों में ईरान की कमर को तोड़ देगा। हालांकि थोड़ा वारशिप्स के मामले में चलते हैं, यानी कि जल सेना की तरफ, तो 67 वेसल्स ही जो है इजराइल रखा है, क्योंकि इसके पास जल क्षेत्र बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, और ये 5 पनडुब्बी ही अपने पास रखता है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो 101 वेसल है और 19 सबमरीन जो है ईरान के पास है। ईरान के पास बाकायदा जो है एक्सेस है सी के अंदर, इसलिए ईरान को जो है ज्यादा सबमरीन और ज्यादा नेवी के वेसल्स रखने होंगे। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स की अगर बात हम करें तो ईरान जो है 3000 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल रखा है, और 90 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल जो है जेरिको के नाम से इजराइल के मिसाइल बेड़े के अंदर है। ये तो मोटा मोटा कंपैरिजन आप अभी तक समझ गए होंगे कि इजराइल को जहां जहां जरूरत है ईरान से लड़ने के लिए, वहां पर सेना की क्षमताओं के मामले में एज प्राप्त है इजराइल को ईरान के ऊपर। तो कुल मिलाकर के यहां पर मिलिट्री कंपैरिजन में धराशायी होता है ईरान इस मोर्चे पर, जहां पर उसे इजराइल के साथ दो दो हाथ करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग ईरान की 14वीं है और इजराइल की है 17वीं। अब ऑल ओवर देखा जाता है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में, तो इजराइल थोड़ा सा पीछे जो है जरूर हो जाता है। और यहाँ पर टैंक्स, युद्धक विमान, ये सभी चीजें जो है आप देख लीजिएगा, पनडुब्बियां वगैरह देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट हमने छाप रखे हैं, क्यों?
इन दो एयरक्राफ्टों का बहुत बड़ा महत्व है। चूंकि इजराइल और ईरान का युद्ध मेनली लड़ा जाएगा एयरफोर्स के थ्रू, तो ये दो एयरक्राफ्ट, इसका नाम है F-16 जो कि अमेरिका का है, और इसका नाम है F-35 लाइटनिंग इसको बोलते हैं, जो कि ये भी अमेरिका का ही है, लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी बनाती है। दोस्तों ये वाहिद ऐसा एयरक्राफ्ट है दुनिया के अंदर जो 5वीं पीढ़ी का रियल ट्रू एयरक्राफ्ट आप बोल सकते हैं, और ये 50 की संख्या में इजराइल के हवाई बेड़े में शामिल है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। और अभी तक आप जानते हैं कि जो भी एयर स्ट्राइक लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर, ईरान के अंदर इजराइल ने अभी तक किए हैं, वो इसी के थ्रू किए हैं। और इससे पहले F-16 का भी इस्तेमाल जो है करता रहा है। F-16 भी किसी मामले में कम नहीं है, लेकिन हालांकि ये स्टील्थ नहीं है। ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और ये 5th प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और स्टील्थ है। और ये रडार के अंदर एक डॉट की आकृति का आता है, लेकिन ये वाला रडार में आसानी से डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन इसको डिटेक्ट करना ईरान के बस की बात ही नहीं है। तो सबसे बड़ा जो है पावर इजराइल के पास एयरफोर्स के रूप में F-35 और F-16 और F-15 ईगल नाम से जो अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट है नेवी का, वो इजराइल के बेड़े के अंदर शामिल है। तो कुल मिलाकर के इजराइल यहाँ पर ईरान से बहुत ज्यादा ताकतवर साबित होता है। आइए कंपैरिजन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर अब जब आप देखेंगे एक साइड ईरान और एक साइड इजराइल, जहां इजराइल के पास 4.5 जनरेशन से लेकर 5वीं जनरेशन तक के एडवांस लड़ाकू विमान हैं, जो कि कोल्ड वार के बाद बने, और ये लड़ाकू विमान तो 90s के बाद डेवलप किया गया, और ये सब 80s के दशक के डेवलप किए हुए, लेकिन बहुत एडवांस जो है एयरक्राफ्ट हैं, 80s 90s में डेवलप हुए। ठीक है, ये 90s के बाद डेवलप हुआ। लेकिन इस एयरक्राफ्ट के बारे में आप सोचिए, ये है जो है ये आपका वहां का है एयरक्राफ्ट, MiG-29 इसको बोलते हैं। MiG-29 ये सोवियत एरा का रशियन मेड एयरक्राफ्ट है, जो कि ईरान के हवाई बेड़े में शामिल है। ईरान के हवाई बेड़े में मुख्य रूप से रशियन मेड और फ्रांसीसी मेड एयरक्राफ्ट जो है इनके पास हैं। एक दो अमेरिकन भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पुराने हैं, वो लड़ने की हालात में नहीं है। अब इन अगर एयरक्राफ्ट से इनकी तुलना करेंगे आप, तो ये रशियन मेड एयरक्राफ्ट किसी काम के नहीं है अमेरिकन ये एयरक्राफ्ट के मामले में। हालांकि अगर रसिया का Su-30 होता, जो हमारे पास है सुखोई 30, तो हम मानते हैं कि इजराइल की एयरफोर्स से कुछ लोहा लेने में सक्षम होती ईरान की एयरफोर्स, लेकिन ऐसा कुछ इस समय ईरान के पास उपलब्ध नहीं है जो कि इजरायली एयरफोर्स का कुछ भी तोड़ हो। और मिसाइलों के मामले में बात करेंगे तो मिसाइलें कंपैरेटिवली ज्यादा हैं ईरान के पास, लेकिन फिर मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का बहुत मजबूत है। 4 लेयर में ईरान को सिक्योरिटी, इजराइल को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है, तो ईरान की मिसाइलों को हवा में ही मार के गिरा सकते हैं। और वहीं इजराइल के पास ऐसा एयरक्राफ्ट अवेलेबल है कि ईरान के रडार में भी नहीं आएगा, और ईरान के जिस भी क्षेत्र में चाहेगा आराम से जो है हमला करके आते हुए रास्ते में मिड एयर रिफ्यूलिंग लेकर के इजराइल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो आई होप इतना कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और बात करते हैं इस पर। दोस्तों यहां पर अगर हम एक तरफ इजराइल और एक तरफ ईरान के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स या ट्रांसपोर्ट जो विमान हैं और ड्रोन्स हैं उनके मुकाबले की बात करें, तो यहां पर भी इजराइल को एज प्राप्त है। अब यहां पर सिर्फ एक विमान जो है अमेरिकन मेड जो है ईरान के पास उपलब्ध है, वो भी चिनूक के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। इसका वैसे भी युद्ध परिस्थितियों में सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट ये प्रोवाइड करा सकता है, वो भी हाई एल्टीट्यूड पर जाकर के, जो कि इसका वहां पर कोई काम नहीं है खास, लेकिन हाँ काम तो आता ही है युद्ध क्षेत्र में। और एक ये है इल्यूजन नाम से, जी हाँ ये सॉरी ये वही एयरक्राफ्ट है अमेरिकन मेड, C-17 ग्लोब मास्टर करके, ये अमेरिकन मेड है। तो ये सब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिनका युद्ध परिस्थितियों में सामान ले आने में काम लगता है। ये मिसाइल गोला बारूद स्वयं से जो है हिट नहीं कर सकते। अब आते हैं ड्रोन पे, तो ड्रोन हेरोन्स ड्रोन जो है हरमन ड्रोन्स इजराइल के पास है, जो कि बहुत ज्यादा अपग्रेडेड और नई टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन है। वहीं इजराइल ईरानियन जो ड्रोन है शहीद, वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ये ड्रोन जो है बहुत अच्छा है। इसका उपयोग जो है रशिया द्वारा यूक्रेन और रशिया वॉर के अंदर भी किया गया। ये काफी अच्छा बेटर ऑप्शन है ईरान के पास इजराइल के विरुद्ध, लेकिन हमेशा ड्रोन जो है आपका काम नहीं आने वाला है। ये लंबी दूरी तक नहीं जा पाएगा और बड़े हथियार
नहीं कैरी कर पाएगा। ये सिर्फ जैसे किसी जो है जमीन पर चल रहे किसी व्हीकल को अटैक करना हो तो वहां पे ये काम आ सकता है। लेकिन आप मिलिट्री बेस पर अगर कहिए तो मिलिट्री बेस पर बहुत ज्यादा दूर उड़ करके जाके, क्योंकि 2500 किलोमीटर दूरी है दोनों देशों के बीच, तो इतनी उड़ान भर के वहां से लौटना इस ड्रोन के बस की बात नहीं है। तो ड्रोन का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होने वाला है। एयरफोर्स और मिसाइल दो ही चीजों का प्रयोग होगा, जिसमें थोड़ा सा ईरान जो है नंबर्स के मामले में आगे बढ़ता है। लेकिन जब आपका जो मिसाइल है वो इजरायली धरती को टच ही नहीं करेगा तो फिर आपकी मिसाइल किसी काम की भी नहीं हो सकती है, क्योंकि 2 बार आप हमला करके देख चुके हैं। इजराइल के अंदर डैमेज के नाम पे बस थोड़ा बहुत ही होता है, उसका कोई मतलब रह नहीं जाता, और इजराइल जब चाहता है अपनी एयरफोर्स के थ्रू पहुंचता है और आपको मार कूट करके चला आता है वापस। तो दोस्तों ये रहा जो है इजराइल और ईरान के वार का कंपैरिजन। हालांकि 25-30 मिनट के अंदर आपको सारा कुछ तो समझ नहीं आएगा, लेकिन हाँ, मैं अपने 2-3 वीडियो के अंदर इतना कुछ आपको बता देता हूं कि आपको कहीं भी जाकर के कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जैसे ये अकेला इकलौता आपको वीडियो इंटरनेट पर मिलेगा जिसमें इतना समग्रता के साथ, इतना कंप्रेहेंसिवली जो है चीजें समझाई गई हैं। ये आपको इस तरह का वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पर खंगाल डालिए और इतना संतुलित तरीके से बात करते हुए कोई भी जो है टीचर इतने एग्रेसिव पॉइंट पर बात नहीं कर सकता। तो दोस्तों कुल मिला जुला करके ये चैनल, ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से जो भी कंपैरिजन, जो भी चीजें प्रस्तुत की गई हैं वो बायस्ड होकर नहीं की गई हैं। मैंने नंबर्स और उनकी एक्यूरेसी, उनके फाइटर एयरक्राफ्ट कितने प्रभावी हैं, उनके ही आधार पर इजराइल को यहाँ पर ईरान के ऊपर प्रभावी बताया है। मेरा कोई इजराइल के साथ दोस्ती और ईरान के साथ दुश्मनी नहीं है, दोनों दुनिया के अच्छे देश हैं। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होने के बाद जो है, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, अपने डिस्प्यूट्स हैं, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अब मैं यहाँ ये नहीं बता सकता कि कौन सही कौन गलत, ये आप खुद डिसाइड कीजिए और खुद समझिए कि यहाँ कौन गलत कौन सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।